तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बीए थर्ड ईयर वालों की मतलब फाइनल ईयर वालों की जो परीक्षा है वो होगी और लगभग 15 तारीख से स्टार्ट है। और भी अन्य जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गई, इसकी 15 तारीख से स्टार्ट है। बाकी और अन्य अदर यूनिवर्सिटी जो हैं उनकी भी परीक्षाएँ होगी थर्ड ईयर वालों की। तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिला कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा और थर्ड ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र एक है जिसको कहते हैं भौगोलिक चिंतन यानी जियोग्राफिकल थॉट्स। तो भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कॉमन सा प्रश्न है, उभयनिष्ठ प्रश्न है जो हमेशा से पूछा जाता है। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं एवं उप शाखाएं कौन कौन सी हैं, उन पे चर्चा करनी होती है और उनको आपको बताना होता है कि कौन सी शाखा में क्या पढ़ाया जाता है। इन थोड़े बहुत टॉपिकों पर चर्चा होती है। तो देखिए बीए थर्ड ईयर पेपर 1 पेपर फर्स्ट जियोग्राफिकल थॉट्स, भूगोल की शाखाएं एवं उप शाखाएं। और यहीं पर एक बार और बता दूं आपको कि भूगोल जो है आप पढ़ते हो तो भूगोल आप 2 ईयर पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अगर भूगोल आप ले रखे हो तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि भूगोल एक अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें मानवीय पक्षों का तो अध्ययन करने को मिलता है, साथ साथ वैज्ञानिक पक्ष का भी अध्ययन करने को मिलता है। भूगोल को विज्ञान भी कहा जाता है और मानवीय विषय भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपने आप में एक बढ़िया सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत इसके दो पक्ष होते हैं, एक मानवीय पक्ष एक भौतिक पक्ष। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक भूगोल एक मानव भूगोल। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब देखते हैं इन पक्षों को, आइए हम चर्चा करते हैं। और साथ ही ये बता दूं कि वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल मेरा ही है, उस पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। तो उस चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मैं एक सीरीज ला रहा हूँ इसी बीए थर्ड ईयर की, आपकी परीक्षा जल्द ही है। तो वहाँ पे जो है बढ़िया से बढ़िया प्रश्न जो है वहाँ पे करवाए जाएंगे, मैं करवाऊँगा। इसके बाद ये इस वीडियो यहाँ पे शुक्ला डी पॉइंट पे अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद वीडियो जो होगी वो बीए करेकर पे अपलोड करूँगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस तरीके के प्रश्न, जैसे कि मैं आज बात करूंगा भूगोल की प्रमुख शाखाएं एवं उप शाखाएं, तो वहाँ पे भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रथम प्रश्न पत्र से होंगे। उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र, फिर तृतीय प्रश्न पत्र चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। यहाँ पे देखिए भूगोल, भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है भौतिक भूगोल और दूसरा भाग होता है उसका मानव भूगोल। भौतिक भूगोल मीन्स होता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड मानव भूगोल मीन्स होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल जो है आपका जो भौतिक भूगोल है इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये दो पक्ष होते हैं भूगोल को पढ़ने के लिए। इसीलिए जब भौतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है और जब मानव भूगोल पढ़ते हैं तो हमको जो है फैक्ट्स याद करने होते हैं। तो फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो भूगोल और जो है भूगोल में जो कॉन्सेप्ट है मतलब और फैक्ट्स हैं, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य और कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा। तो ये सारे के सारे अवधारणात्मक सब्जेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं पे भूगोल का एक पक्ष तो अवधारणात्मक है और दूसरा पक्ष क्या है, ये दूसरा जो पक्ष होता है वो मानवीय पक्ष है। एक भौतिक पक्ष है, दूसरा मानवीय पक्ष है, एक अवधारणात्मक पक्ष है, एक तथ्यात्मक पक्ष है। तो इस तरीके से आप पहले शुरुआत में लिख सकते हो कि भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। पहला उसका भौतिक पक्ष और दूसरा उसका मानवीय पक्ष। भौतिक पक्ष के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें जो है वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित तथ्य मिलते हैं, मतलब वैज्ञानिकता पर आधारित अवधारणाएं मिलती हैं, मतलब वैज्ञान पर आधारित होता है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सुसंगठित हैं, सुव्यवस्थित हैं, हम क्रमबद्ध रूप से हमारे सामने आते हैं। तो हम भौतिक पक्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल का अध्ययन कर लेते हैं, इसीलिए इसको भौतिक भूगोल बोला जाता है। उसके अंदर जब मानव भूगोल का आप दूसरा पक्ष में लिखेंगे कि इसके अंतर्गत दूसरा जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट ये है, क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय जो है क्रियाकलापों जैसे कि कृषि वगैरह हो गई, आर्थिक हो गया, जनसंख्या हो गया, भूगोल, बस्ती, जनजाति वगैरह हो गई, इन सबका भी अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो एक पक्ष हो गए। अब देखते हैं इसके जो है और भी इनकी उप शाखाएं, जैसे कि भौतिक भूगोल के कितने पक्ष हैं, कितनी शाखाएं हैं और मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, यही पूछा गया है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भाषा कुछ इस तरीके से होगी। जैसे पूछ सकता है आपका कि जैसे
की भूगोल की परिभाषा दीजिए और इनकी इसकी प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न भाव में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि भूगोल की प्रमुख, जो भूगोल की प्रमुख शाखाएं एवं उप शाखाएं हैं, प्रमुख क्या सारी, तो भूगोल की जो शाखाएं एवं उप शाखाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। ठीक, अब लघु उत्तरीय पूछा जाएगा तो संक्षिप्त वर्णन, और विस्तृत उत्तरीय पूछा जाएगा तो आपको विस्तृत वर्णन देना है 500 शब्दों में। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए भौतिक पक्ष की ओर हम चलते हैं, भूगणित। अब भूगणित पहला पक्ष है भूगणित। अब भौतिक भूगोल में भूगणित के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो भूगणित के अंतर्गत हम पृथ्वी की आकृति हो गई वो पढ़ते हैं, उसके बाद में पृथ्वी का आकार कैसा है तो ज्याडाकार है इसको पढ़ते हैं। ठीक, और उसके बाद में उसका अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है, भूगणित के अंतर्गत आता है। उसके बाद में क्षैतिज कोण हो गया, उच्चावचन हो गया, एवं गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से, ये सारी की सारी चीजें, तो इन सभी को हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तो वो भूगणित के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, तो भूगणित के अंतर्गत हम पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांशीय देशांतर विस्तार, उसके बाद में क्षैतिज कोण, उच्चावचन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इत्यादि का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब सेकंड के अंतर्गत हम भौतिक पक्ष की बात करें, द्वितीय के अंतर दूसरे के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो भूभौतिकी। भूभौतिकी क्या है, इसको भी ध्यान देने योग्य बात है। भूभौतिकी के अंतर्गत भूपटल एवं उसका जो आंतरिक भाग होता है भूपटल का, भूपटल मतलब भूपरपट्टी, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसका अध्ययन करते हैं भूभौतिकी में। भूकंप तरंग जो होती है, पी तरंग, एस तरंग, यल तरंग, ठीक, इन सभी तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूकंप केंद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, चुंबकत्व क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में अध्ययन करना होता था भूगणित में, लेकिन भूभौतिकी में आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना होगा। पृथ्वी की जो विद्युतीय चालकता है, ठीक, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। खनिज, महासागरीय तल इत्यादि के बारे में हमको भूभौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। उसके बाद में आ जाता है खगोल विज्ञान। तीसरा जो शाखा है वो खगोलीय भूगोल की है। अब खगोलीय भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, खगोलीय भूगोल में जैसे आपका होगा सौर मंडल हो गया, सौर मंडल में विभिन्न जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी है, उस एवं बुध, मंगल, इस इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो सौर मंडल के संबंध अध्ययन करते हैं इत्यादि का हम, तो हम किसका किसका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत सौर मंडल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सौर संबंध, इन सभी के क्या क्या है इनका अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद में मिस्र भौतिक भूगोल है आपका चौथा, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जैसे मिस्र भौतिक भूगोल में आपका जैसे भूदृश्य का निर्माण हो गया, मिस्र भौतिक प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद में भू रासायनिक विधियां हैं, सामयिक आवर्तिता है, उसके बाद में प्रादेशिक भिन्नता किस प्रकार से है। तो जैसे मिस्र भौतिक भूगोल मीन्स कहाँ कहाँ पे जो है जो भिन्नता है, प्रादेशिक भिन्नता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये हालांकि आप लोगों को अध्ययन नहीं करना इन सभी चीज़ों को, लेकिन हाँ अगर आप एक से प्रश्न पूछा गया है तो उसके अंतर्गत आप इन सभी भागों को इस तरीके से आप बना भी सकते हो, इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय में लिखा है तो भूगणित लिखेंगे, भूगणित में 2 लाइन लिखेंगे इसी तरीके से कि भूगणित के अंतर्गत पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एवं क्षैतिज कोण, उच्चावचन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इन सभी का अध्ययन करते हैं। फिर भूभौतिकी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में उसके अंतर्गत 2 लाइन लिखेंगे। इसी तरीके से जब विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे लघु उत्तरीय पूछा जाएगा तो केवल यही चार्ट बना देना है आपको, ऊपर थोड़ा ब्यौरा दे देना है जो हमने बताया था, बाकी चार्ट बना देना है। अच्छा का अच्छा नंबर मिलेगा, 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगला है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं स्थल रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब स्थल रूप के ये कैसे चट्टान वगैरह कैसे बनी है, इसका इनका विकास कैसे हुआ है, भूक्षरण किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से निक्षेपण हो रहा है, आकृति चक्र क्या है, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं हम। ठीक, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत इसकी स्थलाकृति कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, ठीक, इन सभी का अध्ययन करते हैं। अगला है भू आकृति विज्ञान होगा जलवायु विज्ञान, छठवां जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं इनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आप मौसम का अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ऋतु परिवर्तन जो होती है इसका अध्ययन करते हैं। जलवायु एवं उसके जो प्रभाव होती हैं एवं इससे संबंधित जो भविष्यवाणियाँ होती हैं इनका अध्ययन करते हैं हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, कि पानी कब बरसेगा पहले से बता दिया, भूकंप कब आएगा सिस्मोग्राफी से बता दिया, इन सभी के अंतर्गत जलवायु विज्ञान। ठीक, जल विज्ञान के अंतर्गत जल विज्ञान है। जल विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे नदी हो गई, विभिन्न नदियां हैं, इनके अंतर्गत नदियों का अध्ययन करते हैं, जलाशयों,
भूगर्भिक जल हैं, ठीक, भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर जल है। उसके बाद में ठीक भूगर्भिक जल, उसके बाद में जो है प्रवाह गलियां होती हैं, उनका भी अध्ययन करना होता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत ये सब होता है। समुद्र विज्ञान है 8वां। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम महासागरीय तली का अध्ययन करते हैं। महासागरीय जल का ताप कितना होता है, उसकी लवणता क्या है, समुद्रों द्वारा जो समुद्री निक्षेप क्या होता है, धाराएं उसमें जो होती हैं, गर्म धाराएं, ठंडी जल धाराएं, ठीक, इन सभी का अध्ययन करना होता है। उसके बाद में ज्वार भाटा जो आता है सूर्य के जो है बल और चंद्रमा के ठीक आकर्षण शक्ति के द्वारा, इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में जो है लहरें जो आती हैं, इनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आपका हम देख लेते हैं थोड़ा, अब इसके भौतिक पक्ष के सारे पहलुओं को अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद में मानव पक्ष के पहलुओं पर हम आएंगे। अब 8वां है समुद्र विज्ञान, हो ही गया आपका। अब आगे बात करते हैं हिमनद विज्ञान। 9वां है हिमनद विज्ञान। हिमनद विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम? हिमनद विज्ञान के अंतर्गत जो हिमनद की उत्पत्ति होती है। हिमनद विज्ञान, हिमनद मीन्स होता है हिमानी के द्वारा निकली हुई नदी। कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो उससे जो है जो जल निकल रहा है वही हिमनद है। जो ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े बहने लगते हैं वही हिमनद है। हिम मतलब बर्फ और नद मतलब नदी, तो हिमनद उसी को बोला जाता है। तो हिमनद विज्ञान के अंतर्गत हिमनद की उत्पत्ति कैसे हुई इसको पढ़ते हैं, उसका प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है उसको पढ़ते हैं, उसका कैसा आकार है उसको पढ़ते हैं, आकृति निक्षेप किस प्रकार से हो रही है, निक्षेप मतलब किस तरीके से बह रही है, टूट रही है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है मृदा विज्ञान, 10वां। मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टी की उत्पत्ति किस प्रकार से है, उसकी संरचना क्या है, ठीक, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, गुण उसका कैसी है, प्रॉपर्टी उसकी कैसी है, ठीक, उसके बाद में इत्यादि का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं मृदा भूगोल के अंतर्गत। जैव भूगोल है। जैव भूगोल में हम 2 शाखाओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति भूगोल एवं जंतु भूगोल। तो जो जैव भूगोल है इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक। और स्वास्थ्य भूगोल अगला है 12वां नंबर, स्वास्थ्य भूगोल। तो स्वास्थ्य भूगोल में आप स्वास्थ्य एवं भौगोलिक कारकों के बीच में क्या संबंध होते हैं, इंटर रिलेशनशिप क्या है स्वास्थ्य, हेल्थ और भौगोलिक जो है कारकों के बीच में। तो जो जियोग्राफिकल रीजन्स और जो हेल्थ है इसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला 13वां नंबर, 13वां नंबर है पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी से आप परिचित होंगे, जीवधारियों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। मतलब जो जीवधारी होते हैं, मतलब जो जीव होते हैं और वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है, मतलब इंटर रिलेशनशिप जो होता है, अंतर संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है कि किस प्रकार से जीवधारी वातावरण पर निर्भर है और वातावरण जीवधारियों पर निर्भर है, इनका अध्ययन करना होता है, ठीक, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और मानचित्र के अंतर्गत हमको देखना होता है मानचित्र विज्ञान आदि, ठीक। तो ये सभी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपका, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा करके ये इन भूगोलों में से सबका अध्ययन करना होता है, पूरा नहीं अध्ययन करना होता, थोड़ा थोड़ा सबको पता होना चाहिए आपको, ठीक। तो मानचित्र भूगोल ऐसा से आपको बता देना कि मानचित्र भूगोल के अंतर्गत या मानचित्र विज्ञान के अंतर्गत हमको मानचित्र का अध्ययन करना होता है, जिसके अंतर्गत महाद्वीप जो है, जो ग्लोब पृथ्वी की आकृति जो किस प्रकार से ग्लोब पर दर्शाई जाती है, मानचित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, नक्शे वगैरह जो मानचित्र हैं इसके अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पहलू मानव भूगोल पर। तो दूसरा पहलू आपके सामने मानव भूगोल, इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल पहला है। आर्थिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं। तो आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं जैसे कि कृषि भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में हम कृषि भूगोल पढ़ते हैं, कृषि भूगोल में मृदा वगैरह के बारे में हम चर्चा करते हैं, कृषि किस प्रकार से की जाती है, ठीक, इनके अंतर्गत कृषि से किस प्रकार से जो है आर्थिक दशा मजबूत की जाए, पैसे कमाए जाए, ठीक। उसके बाद में निर्माण उद्योग भूगोल, निर्माण किसी चीज़ का हो रहा है, उद्योग बढ़ रहा है उसके बारे में, ठीक, आर्थिक भूगोल। परिवहन भूगोल, जो गाड़ी यातायात वगैरह है इसके बारे में, परिवहन किस प्रकार से किस क्षेत्र का है, तो इसके अंतर्गत इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। बस आपको यही बताना है, अगर आप नहीं भी बताते हो, आप ये चार्ट बना देते हो तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के आप एक एक लाइन लिख दीजिए कि इसके अंतर्गत इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बस। अगला है वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत जो है वाणिज्यिक व्यापार जो वगैरह है इनके बारे में चर्चा करनी होती है। संसाधन भूगोल, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन, जो मानव संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी होती है। बड़ा सिंपल सा चीज़ें है ये। उसके बाद में जनसंख्या भूगोल के बारे में चर्चा करनी होती है। और जनसंख्या भूगोल के बारे में हम जब बात करते हैं तो जनसंख्या भूगोल में आपको जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से, मतलब जनसंख्या कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से फैली हुई है, वो उनका घनत्व कैसा है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है, किस घनत्व में रह रही है, जनसंख्या की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार से है, व्यवसाय क्या है उनका, उनका प्रतिरूप कैसा है, आवास कैसा है, उनका प्रवास कैसा है, किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है जो अपने घर में रह रहा, कौन सा बाहर रह रहा, प्रवासी है, ठीक। तो प्रवास मतलब दूसरे स्थान पर निवास करना। वृद्धि किस प्रकार से जनसंख्या की हो रही है, उसकी कमी किस प्रकार से हो रही है, इन सभी की विशेषताएं बतानी होती है, समस्याएं बतानी होती है, इत्यादि चीज़ें होती हैं, ठीक।
उसके बाद में आपका आता है बस्ती भूगोल। और बस्ती भूगोल के अंतर्गत हम बात करते हैं, बस्ती भूगोल को हम एक नाम से और जानते हैं अधिवास भूगोल। तो बस्ती भूगोल को हम अधिवास भूगोल के भी नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर है, इसके अंतर्गत अगर अधिवास बस्ती भूगोल लिखेंगे, उसके ब्रैकेट में अधिवास भूगोल लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपका, ठीक, सबसे अलग कॉपी दिखेगी। तो अधिवास भूगोल ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों की विशेषताओं का अध्ययन इसमें करना होता है। उनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं ग्रामीण बस्तियों की, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, इन सभी पर चर्चा करनी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं मानवीय पक्षों को लेकर के। अगला जो आपका है चौथा नंबर, वो है राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राष्ट्रों एवं सरकारों का अध्ययन। राष्ट्र किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सरकार का क्या कार्य होता है, इसका अध्ययन करते हैं। राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, कि उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा यहाँ तक है, भारत की यहाँ तक है, मतलब भारत देश की, भारत को भी एक राज्य कहा जाता है, क्योंकि जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में इंडिया को राज्य ही बताया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन राज्य शब्द संविधान में जो प्रयोग होता है वो देश के लिए प्रयोग होता है, ठीक। तो जो राजनीतिक भूगोल होता है उसके अंदर राष्ट्र सरकारों का अध्ययन होता है, उसके अंदर राज्य की सीमाओं का अध्ययन होता है, संसाधन कैसे हैं, उपनिवेशी सरकार है या नहीं है, साम्राज्य क्या कौन सा है, किसका है, राष्ट्र संघों आदि का अध्ययन करना होता है, ठीक। उसके बाद में आते हैं हम सैन्य भूगोल में, और पांचवा है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल के अंतर्गत सेनाओं की गतिविधियाँ क्या क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करनी होती है। उसके बाद में युद्ध एवं संधियों, सीमा विवादों, सामरिक महत्व के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन करना होता है। इसके बाद में विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करना होता है जो कि सैन्य से संबंधित हो। अगला है उसके बाद में ऐतिहासिक भूगोल और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, मतलब ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम प्राचीन देशों के इतिहास किस प्रकार से हैं, उसके बाद में कृषि वहाँ की कैसी रही होगी, उद्योग वहाँ का किस तरीके से था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, सांस्कृतिक जो दृश्य भूमि है वो किस प्रकार से थी, ठीक, इन सभी का अध्ययन करना होता है ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। समाज जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से कृषि की जाती थी, किस प्रकार के पशुपालन होते थे, क्या क्या वहाँ के उद्योग धंधे थे, क्या क्या संसाधन मौजूद थे, इन सभी का अध्ययन करना होता रहता था, ठीक। तो ये था ऐतिहासिक भूगोल। सामाजिक भूगोल वो होता है मित्रों, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं धरातल के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वो किस वर्गों में है, कितने वर्गों में है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन करना होता है। साथ ही विभिन्न तथा उनके जो सामाजिक घटना दृश्य हैं इनके बारे में, कि क्या क्या घटना सामाजिक तौर पर घटित हुई है किस क्षेत्र में, ठीक, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो उसके बाद में सांस्कृतिक भूगोल है, और सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत आपको विभिन्न क्षेत्रों या प्रांतों के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, वहाँ के रीति रिवाजों, भाषाओं और धार्मिक विश्वास क्या वहाँ के हैं, उनकी परंपरा क्या होती है, इन सभी का अध्ययन करना होता है। अगर मैं बात करूँ संक्षेप में, तो संक्षेप में भूगोल एक अनुशासिक विज्ञान होता है जिसमें पृथ्वी तल के विभिन्न घटना दृश्यों के परिवर्ती वितरणों तथा अंतर संबंधों का शुद्ध एवं क्रमबद्ध एवं परमीय वर्णन किया जाता है, इसलिए इसको एक विज्ञान भी बोला जाता है। इसका विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, इस प्रकार से आप देखेंगे इसका विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक या बहुत ही बड़ा होता है। इसका समग्र अध्ययन विभिन्न शाखाओं एवं उपशाखाओं में के अध्ययन से पूर्ण होता है, ठीक। बस यहाँ तक लिख करके आप पूर्ण विराम लगाएंगे और आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों मिलेंगे, और आप जो BA क्रैकर यूट्यूब चैनल में वीडियो होगी उसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन 1 के अंतर्गत हम बताएंगे यूनान के विद्वानों का भूगोल में क्या योगदान है, ठीक। उसके बाद में हम बताएंगे भूगोल के विकास में रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है, उसके बाद में अरब भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है, भारतीयों का क्या योगदान है, इन सभी को मैं बताऊँगा, ठीक। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।